So yes people, now we are going to complete the entire auditor chapter. ठीक है, 100% अपना फोकस देना, क्योंकि इसका एक ही पर्पज है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये आप लोग भविष्य में जब भी रिवाइज करो, ठीक है, उस समय में शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आपका ऑडिटर चैप्टर का रिवीजन हो जाना चाहिए। मतलब अगर आपने 2x पे भी इस वीडियो को लगा लिया तो कहने से हार्डली 20-25 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड देयर आफ्टर यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रिपरेशन। ठीक है, तो इमीडिएटली शुरू करता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन में पहले उड़का दूंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन नंबर कहाँ से कहाँ तक कवर होता है, सेक्शन नंबर 139 से लेके सेक्शन नंबर 148 तक। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ऑडिटर चैप्टर के अंदर, तो हम लोग सीधा हिट कर रहे हैं सेक्शन नंबर 141 जो बोलता है इलिजिबिलिटी एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑडिटर बनने के लिए आप क्या होने चाहिए, कहने से चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, और कौन सा, इन प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है, मतलब सीए प्लस आपके पास होना चाहिए सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। क्या किसी भी सीए जिसके पास सीओपी उसको हम लोग एज ए इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलकर अपॉइंट कर सकते हैं? यस। या मैं मान चलो किसी सीए का फर्म है, तो क्या मैं किसी फर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलकर एज अ मेरी कंपनी में अपॉइंट कर सकता हूँ? यस। लेकिन कंडीशन है कि उस फर्म के मेजॉरिटी पार्टनर कौन होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग इंडिया के अंदर होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग इंडिया। अच्छा, मैंने इंडिविजुअल को अपॉइंट किया तो वो साइन करेगा, लेकिन अगर मैं फर्म को अपॉइंट कर रहा हूँ, मान के चलो वहां पे कितने पार्टनर है, 5 पार्टनर है, ए बी सी डी ई। ये कौन है, सी है, ये कौन है, सी है, ये भी है सी है, एक है सी एस और एक है सी एम है। कहने से मेजॉरिटी पार्टनर कौन है, अब मेजॉरिटी पार्टनर सी है, मान के चलो मैंने फर्म जो है ए बी सी डी ई एंड एसोसिएट, इसको मैंने क्या बना दिया, एज अ ऑडिटर ऑफ माय कंपनी। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन मेरे फर्म को साइन, मेरे ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा, बताओ। सर ओनली सीए, वो सबको मालूम है, लेकिन कहना से ए बी सी, मतलब सीए जो क्या है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, बाकी डी एंड ई यू कैन नॉट। आर वी अंडरस्टैंडिंग इज, यस और नो? चालू हो जा रहे, यस और नो? नो सिग्नल, वाह बेटा, आ गया था क्या? आएगा आएगा, हाँ आ गया। ठीक है दूसरा क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सीए जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकते कंपनी के। ठीक है, सिंपल से लॉजिक के साथ में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को हम लोग क्या नहीं बनाएंगे, ऑडिटर नहीं बना सकते। क्यों? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में लेके चलो कंपनी, कंपनी के केस में क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, और कंपनी की लाइबिलिटी, अगर मेंबर की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कल जाके मैंने ऑडिट किया और गलत कुछ निकला, मैं क्या बोलूंगा, कंपनी अलग चे मैं अलग चे, मेंबर आर नॉट लाइबल फॉर एक्ट ऑफ कंपनी, और हम लोग चाहते हैं ऑडिटर को क्या करे, लाइबल करे। तो इसलिए बोला है कि बॉडी कॉर्पोरेट आप क्या नहीं रह सकते हो, चार्टर अकाउंटेंट नहीं बन सकते हो। हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या, एलएलपी। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, अगर आप किसी कंपनी के अंदर क्या हो, ऑफिसर हो, या आप उस कंपनी के क्या हो, एम्प्लॉय हो, तो भी आप उस कंपनी के क्या नहीं बन सकते, ऑडिटर। क्यों बेटा, आपका इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा। इट इज इंडिपेंडेंस एग्जामिनेशन होता है ना एक्सटर्नल बंदे से, तो एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस तो रहा ही नहीं आपका। समझ में आ रहा है, इसलिए क्या बोला हुआ है कि जो ऑफिसर है और जो एम्प्लॉय है वो कंपनी के लिए क्या नहीं बन सकते। अच्छा, थर्ड पॉइंट आता है कि जो ऑफिसर है अगर उसका कोई पार्टनर होगा बाहर, या उसका एम्प्लॉय है, तो बेटा वो भी लोग क्या नहीं बन सकते, ऑडिटर नहीं बन सकते। या जो मेरे कंपनी का एम्प्लॉय है उसका कोई पार्टनर है या उसका कोई एम्प्लॉय है, वो भी क्या नहीं बन सकते, ऑडिटर नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है गाइस, यस और नो? अब मान के चलो इन दोनों जगह पे कहीं पे रिलेटिव का बात किया था क्या, नहीं। तो जो मेरा रिलेटिव है, अगर मेरे रिलेटिव किसी कंपनी के अंदर क्या है, डायरेक्टर है या केएमपी है, तो मैं उस कंपनी का क्या नहीं बन सकता हूँ, ऑडिटर नहीं। लेकिन मेरा रिलेटिव एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय है तो यस। समझ में आ रहा है गाइस? तीनों पॉइंट को अभी याद करो। सबसे पहला क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती, एलएलपी बन सकती है। अगर मैं ऑफिसर एम्प्लॉय हूं तो मेरे ऑफिसर एम्प्लॉय के जो क्या है, एम्प्लॉय और पार्टनर, वो भी
और अगर मेरा रिलेटिव एम्प्लॉय है तो बन सकता हूँ, लेकिन मेरा रिलेटिव वहां पर ऑफ डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन है तो सॉरी मैं क्या नहीं बन सकता हूँ। क्या से 4 पॉइंट लर्न हो गए तुम लोगों के। सबसे पहले बॉडी, कॉर्पोरेट, ऑफिसर और एम्प्लॉय, पार्टनर और एम्प्लॉय, और उसके बाद में रिलेटिव। यहां तक समझ में आया गाइस? आगे बढ़ते हैं कि सर अब सुनो, अब यहाँ पे क्या है, आप खुद, आप या फिर आपके साथ में दूसरा कौन, आपका पार्टनर या फिर आपका रिलेटिव, यहाँ पे किसी ने भी कांड किया वाट तुम्हारी वाट लगेगी। समझ में आ रहा है? मतलब सर सुनो, सीधी सी बात है, अगर आपने किसी कंपनी के अंदर कोई भी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब गए शेयर्स, डिवेंचर या फिर आप बोल सकते हो बॉन्ड वगैरह, एवरीथिंग इज कवर्ड। सिक्योरिटी बोला है, शेयर्स नहीं बोला है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए हैं या आपका कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है सामने वाले कंपनी में, तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। किस किस का? आपका, आपके रिलेटिव का या फिर आपके पार्टनर का। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या? कि जो आपका रिलेटिव है, क्या ना ऐसे, वो अप टू 1 लाख फेस वैल्यू तक के शेयर्स होल्ड कर सकता है। कहाँ पर? कंपनी के अंदर। अच्छा सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला है? पहला बात है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस किस में? कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट या फिर होल्डिंग की सब्सिडरी मतलब फेलो सब्सिडरी। समझ में आ रहा है क्या? अगर आप में किसने भी शेयर्स लिया है तो यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, लेकिन रिलेटिव ले सकता है। काय में? कंपनी के अंदर। कितना? अप टू 1 लाख फेस वैल्यू, नॉट अ मार्केट प्राइस। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और वो आपको कंफ्यूज करेंगे। अच्छा, रिलेटिव ने, मान के चलो जब मैं अपॉइंट हो रहा था उस समय रिलेटिव ने 1 लाख फेस वैल्यू के शेयर्स नहीं लिए, लेकिन बाद में जाके ले लिए आफ्टर अपॉइंटमेंट। तो मेरे पास कितने दिन का समय है? 60 डेज का समय टू टेक अ करेक्टिव एक्शन। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? दूसरा बात क्या बोला है कि मैं अगर इंडेप्टेड हूँ, इंडेप्टेड मतलब कि भाई साहब मेरे को पैसा देने का बन रहा है, किसको? कंपनी को, होल्ड, उसकी होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट या फेलो सब्सिडी को। कितना? 5 लाख से ज्यादा। तो इन दैट केस आई कैन नॉट अपॉइंट एज ऑडिटर। क्यों? कल जाके ये लोग मेरे को दबाएंगे फिर, बेटा तेरे को भूल गया क्या, पैसे देना बाकी है, ऑडिट रिपोर्ट में उल्टा लिख रहा है, चल अभी के अभी पैसे दे, इंटरेस्ट दे। इसलिए इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा, तो आई कैन नॉट बिकम अ ऑडिटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन लोगों ने कि मान के चलो कंपनी ने किसी थर्ड पर्सन को क्या दिया है, लोन या गारंटी, लेकिन नहीं, लोन दिया है और इसके लिए गारंटी कौन दे रहा है? मैं या मेरा रिलेटिव या मेरा पार्टनर, या सिक्योरिटी दे रहे। अब दोनों भी सिक्योरिटी में फर्क है। पहला सिक्योरिटी क्या था? सिक्योरिटी मतलब डिवेंचर, शेयर्स वगैरह, डेरिवेटिव। यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब यार एक तो गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी नहीं दे रहा हूँ तो कोलैटरल सिक्योरिटी, गोल्ड वगैरह गिरवी रख दिया मैंने कंपनी को। तो बोला इन दैट केस इवन यू कैन नॉट अपॉइंट एज अ ऑडिटर। एक बात सारी बातें बताओ, क्या क्या था? मैं या मेरा रिलेटिव या उस मेरा पार्टनर अगर कंपनी के शेयर्स लेते हैं, कंपनी मतलब कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट और फेलो सब्सिडरी के, तो ऑडिटर बन नहीं सकता। एक एक्सेप्शन है कि मेरा जो रिलेटिव है वो 1 लाख फेस वैल्यू तक का शेयर ले सकता है। किसमें? सिर्फ कंपनी में, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट, फेलो सब्सिडी में नहीं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हुआ है कि भाई साहब मैं, मेरा रिलेटिव या मेरा पार्टनर अगर किसी कंपनी को या उसके होल्डिंग के, उसके सब्सिडी, उसके एसोसिएट, उसके फेलो सब्सिडी को इंडेप्टेड है तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता। या फिर किसी थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में हमने किसी कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडी, उसके एसोसिएट और उसकी फेलो सब्सिडी को क्या दे के रखा है? गारंटी या फिर सिक्योरिटी। इवन इन दैट केस मैं क्या नहीं बन सकता है? ऑडिटर नहीं बन सकता है। समझ में आ रहा है गाइस? एक बार फिर से रिवाइज, क्या क्या बोलता है? बॉडी कॉर्पोरेट नॉट, एम्प्लॉय ऑफिसर नॉट, रिलेटिव डायरेक्टर और क्या है? केएमपी स्टिल नॉट। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला गाइस? ऑफिसर, एम्प्लॉय के, पार्टनर और एम्प्लॉय। उसके बाद में क्या बोला है? मैं, मेरा रिलेटिव और पार्टनर, हम लोग एक तो कंपनी में क्या किए? शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, या फिर हम लोगों ने पैसा लिया है 5 लाख से ज्यादा, या फिर हम लोगों ने गारंटी या सिक्योरिटी दी है 1 लाख से ज्यादा। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब यहां पर आता है तीसरा पॉइंट, क्या? कि सर अगर सोचो मेरा क्या है, मैं वो सर्विस रेंडर कर रहा हूं विच इज प्रोहिबिटेड। सेक्शन 144 के अंदर कुछ ऐसी सर्विस है जो क्या है? प्रोहिबिटेड है। ये सर्विस आप किसको दे रहे हो? आप दे रहे हो कंपनी को, होल्डिंग को, सब्सिडरी को। यहाँ पे कौन कवर नहीं है? एसोसिएट और फेलो सब्सिडरी नॉट कवर्ड। उनको दिया तो चलेगा। समझ में आ रहा है? तो आप उस कंपनी का क्या नहीं बन सकते हो? ऑडिटर नहीं बन सकते हो। लेकिन यही सर्विस अगर आप एसोसिएट या फेलो सब्सिडरी को दे रहे हो तो बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? सर नो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पॉइंट से। आगे
अगर मेरा क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशन मतलब कमर्शियल ट्रांजेक्शन किसके साथ में, कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, लेकिन क्या कवर नहीं है, फेलो सब्सिडी, तो इन दैट केस भी मैं उस कंपनी में क्या नहीं बन सकता है, ऑडिटर। लेकिन ऑडिटर बन सकते हो क्या, अगर वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन एक प्रोफेशनल सर्विस के नेचर, यार मैं सीए हूँ, ठीक है, कहने से सीए की सर्विसेज वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के दे दिया, समझ में आ रहा है, ये तो नॉर्मल है, जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिया, तो इट इज अ प्रोफेशनल सर्विस, समझ में आ रहा है, तो चल जाएगा क्योंकि सीए आई का मैं अलाउ करता है। या फिर मानो मुझे एयरटेल वालों का ऑडिट आ रहा है, और एयरटेल का तो मैंने फाइबर लगा के रखा है मेरे घर पे, तो कहने से वो तो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी है उनका, और दूसरा इन्होंने क्या बोला है, क्या वो मेरे को आर्म्स लेंथ प्राइस पे दे रहे हैं, मतलब वो मेरे को उतना ही प्राइस चार्ज कर रहे हैं जितना कस्टमर को कर रहे हैं, तो फिर ये वाले केस में मैं ऑडिटर बन सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकल केस बताया था कि भाई साहब विवेक ओबराय वाला, कि जो डायमंड दगड़ू शेठ को चढ़ाया था उसका एमआरपी कितना है, 1 करोड़, उसका वैल्यू कॉस्ट कितना है, 25 लाख, लेकिन बोलने में कितना आता है। अब जो उसका ऑडिटर मेरा दोस्त है, उसको क्या बोला, एक काम करो ना, डायमंड रिंग ले लो, बोले कितने रुपए में, 50 में, फेस वैल्यू कितना है, बोले माइट भी बोले 2 लाख, तो एक्चुअली में कितना था, 6,50,000 रुपीज, समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 50,000। तो डोंट यू थिंक अब वो मेरे दोस्त को फेवर कर रहा है एक्स्ट्रा, बेटा यहाँ पे तुम्हारा जो बिजनेस रिलेशन है वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, यू कैन नॉट बी अपॉइंट एज अ ऑडिटर, क्योंकि आपका इंडिपेंडेंस लॉस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, कि अगर आप कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो तो फिर आप सीओपी तो ले ही नहीं सकते, और सीओपी ले ही नहीं सकते तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। दूसरा क्या बोला है कि भाई साहब लिमिट होती है पर पार्टनर ऑडिट, मैक्सिमम 20 कंपनीज का कर सकते हो, समझ में आ रहा है, तो उससे ज़्यादा तो आप ऑडिट कर नहीं सकते, आपकी लिमिट एग्जॉस्ट होगी, तो सॉरी आप 21st कंपनी में क्या नहीं बन सकते हो, ऑडिटर बन नहीं सकते हो, सॉर्टेड, समझ में आ रहा है गाइस। आगे क्या बोला हुआ है कि सर लेकिन ये 20 कंपनी में कौन कौन नहीं आता है, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 100 करोड़ रुपीज से कम है, तो ये लोगों, लेकिन मैंने तुमको एक एक्स्ट्रा बात बताई थी कि भाई साहब ऐसे केस में हमारे पास कितनी कंपनी है, 30 कंपनी का मैक्सिमम ऑडिट, ठीक है, और 30 कंपनी में कौन कौन नहीं लेते, वो ओपीसी डॉर्मेंट के तुम 1000 कंपनी के करो, फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ो, अभी सारी बात एक बार फिर से, क्या क्या है, पहला, अगर आप कंपनी के बॉडी कॉर्पोरेट यू कैन नॉट, ऑफिसर एम्प्लॉय यू कैन नॉट, तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे एम्प्लॉय यू कैन नॉट, तुम्हारा रिलेटिव डायरेक्टर या केएमपी है देन यू कैन नॉट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है गाइस, कि अगर तुम्हारे रिलेटिव और तुम्हारे पार्टनर ने सिक्योरिटी होल्ड किया है, या 5 लाख से ज्यादा इंडेप्टेड है, या किसी थर्ड पर्सन के लिए तुमने कंपनी को क्या किया हुआ है, गारंटी सिक्योरिटी दी है 1 लाख से ज्यादा की, देन यू कैन नॉट, बट एक एक्सेप्शन है, क्या, एम्प्लॉय अप टू 1 लाख फेस वैल्यू तक का होल्ड कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया हम लोगों ने, कि सर अगर मैं प्रोहिबिटेड सर्विस दे रहा हूँ किसको, कंपनी होल्डिंग सब्सिडी को, तो आई कैन नॉट बी अपॉइंट एज अ ऑडिटर, लेकिन उसकी एसोसिएट या फेलो सब्सिडी को दे रहा हूँ, देन आप कंपनी होल्डिंग सब्सिडी में बन सकते हो। आगे क्या बोला हुआ है इन लोगों ने, कि अगर आपका बिजनेस रिलेशन है आप नहीं बनो, बट अगर आप बिजनेस रिलेशन में एक्सेप्शन क्या बोलता, कि जो सर्विस रेंडर करना खुद इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया है सी एक्ट के, वो चलेगा, या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और कम आर्म्स लेंथ प्राइस पे दे रहे हो तो वो भी चल जाएगा। आगे क्या बोला है कि सर अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कहीं पे हो तो आप कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते हो, या एक पार्टनर का लिमिट होता है मैक्सिमम 20, आपका 20 का लिमिट एग्जॉट हो चुका है तो आप क्या नहीं बन सकते हो, पार्टनर। लेकिन सर ये 20 का लिमिट किस कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है। आगे अब सुनो, ये हो गए सारे डिस्क्वालिफिकेशन। अब सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर तुम लोगों को ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे, कब, आफ्टर अपॉइंटमेंट, मतलब पहले यू आर एलिजिबल टू अपॉइंट, फिर तुम्हारा क्या हो गया, अपॉइंटमेंट इज डन, और अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन इज अट्रैक्ट लेटर बाद में आते हैं, तो इन दैट केस क्या बोलूंगा मैं, ऑडिटर शाल वैकेट ऑफिस एंड रिजल्ट इनटू कैजुअल वैकेंसी। देखो यार अगर आपको आज अपॉइंट किया है तो आप 5 साल के लिए अपॉइंट हुए, लेकिन आप कह रहे से 5 साल के पहले डिस्क्वालीफाई हो गए ना, तो अगर आप 5 साल कंप्लीट होने पे डिस्क्वालीफाई होते थे तो इसको क्या बोलते थे अपन, वैकेंसी। लेकिन 5 साल के पहले, टेन्योर खत्म होने के पहले डिस्क्वालीफाई हो रहे तो इसको क्या बोलेंगे, कैजुअल वैकेंसी। गैस समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो। और कैजुअल वैकेंसी के बारे में सेक्शन नंबर 139 में लिखा हुआ है।
अब सबसे पहले देख लेते कि सर ऐसी कौन सी प्रोहिबिटेड सर्विसेज है जो हम लोग नहीं दे सकते। अभी हम लोगों ने कौन सा सेक्शन कंप्लीट कर लिया, 141, जो बात करता है एलिजिबिलिटी एंड डिसक्वालिफिकेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, है ना? तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों के साथ में शेयर करो। आगे बढ़ते सर, प्रोहिबिटेड सर्विसेज की एक सीए कौन सी सर्विस नहीं दे सकता है? वैसे ये दे सकता है, बट जिस कंपनी के तुम ऑडिटर हो उसको तुम ये सर्विस नहीं दे सकते। सर कैसे याद रखेंगे? अपने सीए कोर्स के इंटर लेवल के सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी अपनी फैकल्टी याद कर लो, ठीक है? पंकज सर क्या पढ़ाते हैं? अकाउंटिंग। तो यहाँ पे बोलेंगे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस। अरे तुम जिसका अकाउंट कर रहे और बाद में तुम बोलोगे वाह क्या ऑडिट किया है, खुद की तारीफ, अरे गंदा ऑडिट, गंदा अकाउंटिंग किया है, ये तो तुम बोलोगे नहीं चाह के भी, इसलिए बोला है कि आपका इंडिपेंडेंस लॉस हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? करण सर क्या पढ़ाते हैं? ऑडिट। तो बेटा इंटरनल ऑडिट, आप जिसके ऑडिटर बन रहे हो उसका इंटरनल ऑडिट आप नहीं कर सकते हो। अच्छा संकेत सर क्या पढ़ाते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बराबर। तो अगर आप फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हो या फिर आप डिजाइन और इंप्लीमेंट करके दे रहे हो क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था। अकोला में एक बंदा है भरत शर्मा बोल के, ही वॉज अर्लियर टीचर एट एमबीए, एमबीए मतलब मास्टर ब्रेन एकेडमी। उन्होंने क्या किया था, एक कॉलेज के हिसाब से टैली सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया था। कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितने बच्चों ने छोड़ा, कितने बच्चों के कौन से टेस्ट में कितने मार्क आए, कितने पैसे रिसीव हुए, कितने दिन अटेंडेंस दे रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। इट वॉज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप एंड डिजाइन बाय भरत शर्मा। तो डोंट यू थिंक गाइस ये क्या हो गया, आप किसी तो उस कंपनी के तुम क्या नहीं बन सकते, ऑडिटर। आज के दिन में सीए लोग काफी ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है? आगे क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, किधर से पैसा लाना किधर पैसा देना, ये सब कुछ कहाँ पे पढ़ते हैं यार? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना। लेकिन सब्जेक्ट का नाम क्या है? एफएम एसएम। एसएम मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कौन पढ़ाते हैं? तो बेटा उनका नाम एसएम को उल्टा का तो मैनेजमेंट सर्विसेज। और लास्ट में सतीश सर के सर क्या थे? एक्चुरियल, है ना? तो बेटा एक्चुरी, जिसको आपने एक्चुरी की सर्विस दी, मानो एलआईसी को प्रीमियम वीमियम निकाल के देना, कितने लोगों से क्या लेना, मीन मीडियन वो सब निकाल के, है ना? खतरनाक लोग रहते हैं लोग, मैंने तुमको प्रैक्टिकली बताया। तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे जो सर एक्चुरी है नमन भाई सर, अगर वो एलआईसी को क्या दे रहे हैं? एक्चुरी सर्विस दे रहे हैं, एंड इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने बताया था उनका तुमको सीए फाइनल एंड एक्चुरी एग्जामिनेशन फॉल ऑन सेम डे। भाई साहब ऑल इंडिया रैंक 7, सीए फाइनल एंड क्लियर विद द एक्चुरी। उन्हीं का छोटा भाई थी भाई, ये कौन है? नमन भाई थी, दूसरा प्रतीक भाई थी। इनका क्या हुआ? इवन ही क्लियर विद द सीए फाइनल विद ऑल इंडिया रैंक 5 एंड क्लियर विथ एक्चुरी। द मिनिमम पैकेज स्टार्टिंग 3 लाख 3 करोड़ 4 करोड़ स्टार्टिंग पैकेज। समझ में आ रहा है? अलग लेवल का है। तो जिसके तुम एक्चुरी सर्विस दे रहे हो उसके तुम ऑडिटर, मतलब इधर से 3-4 करोड़ रुपए ले रहे हो तुम एक्चुरी के नाम से, बोल रहे मैं ऑडिटर बनूंगा, नॉट अलाउड। समझ में आ रहा है क्या? और एनी अदर सर्विसेज विच में बी प्रिस्क्राइब। अच्छा एक बार सारी सर्विसेज याद कर लो बिना देखे, सिर्फ सर के नाम और सब्जेक्ट। पंकज सर बुक कीपिंग अकाउंटिंग, करण सर इंटरनल ऑडिट, संकेत सर फाइनेंशियल सर्विस, उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उसके बाद में सैम सर मैनेजमेंट सर्विस और सतीश सर एक्चुरियल साइंस या फिर एनी अदर सर्विस एज में भी प्रिस्क्राइब। कुछ प्रिस्क्राइब किया नहीं है जयराम जी के। बेटा सेक्शन नंबर कौन सा हो गया? 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज। यहां तक समझ में आ गई? अब मैं आ रहा हूं सीधे से अगले सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 145। एक ऑडिटर का क्या अधिकार है, क्या जिम्मेदारी है? तो बोले जिस व्यक्ति को तुमने अपॉइंट किया है एज अ ऑडिटर ऑफ द कंपनी, बोले उसका काम क्या है? ऑडिट करेगा। ऑडिट करके क्या करेगा? ऑडिट रिपोर्ट रेडी करेगा। ऑडिट रिपोर्ट के को क्या करेगा? कंपलसरी उसको साइन करना पड़ेगा। और इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट में वो तारीफ भी कर सकता है तुम्हारी। तारीफ मतलब उल्टे लैंग्वेज में ना, वो क्वालिफिकेशन देगा, ऑब्जर्वेशन या कोई कमेंट देगा तुम्हारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे कंपनी के फंक्शन पे, मतलब निगेटिव कमेंट पास कर रहा है, तो बोले उसकी जो निगेटिव कमेंट है वो तुमको क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। और साथ ही साथ में इट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन फॉर मेंबर। बेटा सेक्शन नंबर कौन सा हो गया? 145। किसके बारे में बात करता है? ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। कौन से 3 सेक्शन हो गए? सेक्शन नंबर 141 एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, उसके बाद में 144 क्या बोलता है? प्रोहिबिटेड सर्विसेज, एंड 145 क्या बोलता है? साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। समझ में आ रहा है जैसे और नो?
इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन हमारे सामने आया, सेक्शन नंबर 146। एक अधिकार बताओ, एक ऑडिटर के क्या क्या अधिकार होते हैं? तो बोले सुन, 3 अधिकार। जब भी हमने सेक्शन नंबर 101 पढ़ा था, कह रहे जो बात करता है क्या कि नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग किसको भेजते हैं? मेंबर्स, ऑडिटर एंड डायरेक्टर। तो एक कंपलसरी कौन आ गया बीच में? ऑडिटर। तो इसका पहला अधिकार है, इसको जनरल मीटिंग का नोटिस सर्व किया जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जनरल मीटिंग का नोटिस आया, बुलावा आया, तो जाना भी पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो ही मस्ट अटेंड मीटिंग। अच्छा, कौन अटेंड करेगा? खुद जाके अटेंड करे क्या? अरे तुमको इतना टाइम नहीं रहता, अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग है ना, तो अपन खुद जाके करें टाइम, अगर रिकाम में नई नई प्रैक्टिस है, या फिर अपन क्या करें, एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को, एजेंट को भेज देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? वो एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव वन कौन होना चाहिए? क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सेक्शन 141 के हिसाब से एलिजिबल है कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए। नहीं तो समझो तुमने तुम्हारे किसको भेजा, ड्राइवर को, है ना, उसको बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फॉलो क्यों नहीं किया? क्या बोलेंगे? आई लाइक योर क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी एंड इट्स पेनिंग। अरे भाई साहब, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, वो व्यक्ति भी क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड होना चाहिए। आगे बेटा, जहाँ पे उसको बात करने का और सुनने का अधिकार है, मतलब वो बोलेगा तुमको सुनना पड़ेगा, वहां पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको देना पड़ेगा। ऑन द बिजनेस एज अ ऑडिटर, कंसर्निंग एज अ ऑडिटर, राइट टू बी हर्ड है, उसको आपको सुन के लेना पड़ेगा। कौन से 3 अधिकार बताओ? अरे बोलो सर। नोटिस लेना, मीटिंग अटेंड करना और राइट टू बी हर्ड। लेकिन क्या मीटिंग अटेंड करने से उसको एग्जाम्ड कर सकते हैं क्या हम लोग? यस, अगर चाहे तो कंपनी उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जाम्ड कर सकते हैं। कौन से सेक्शन हो गए थे? सेक्शन नंबर 141 एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विस। 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। 146 क्या बात करता है? राइट ऑफ ऑडिटर विथ रिस्पेक्ट ऑफ। गाइस समझ में आ रहा है? यस और नो? इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 147 के ऊपर। अच्छा, 147 बाद में कर लेते, पनिशमेंट के बारे में एक बड़ा सेक्शन उठाते हैं एकदम धुरंधर। सेक्शन नंबर 139। बेटा नजर हटी दुर्घटना, एक बार बोलूंगा बार बार नहीं बेटा, बार बार बोलूंगा, ये रिवीजन क्लास है, क्लास में नहीं बोलता हूँ बार बार, ठीक है? इसको 5 से 6 पार्ट में डिवाइड कर लो, चैप्टर खत्म, ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले याद रखेंगे क्या? फर्स्ट ऑडिटर। बाद में क्या याद रखेंगे? सब्सिक्वेंट, अरे इसकी माँ जयराम जी के, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तीसरा कैजुअल, देखो ऑडिटर पहला आया, पहला जाएगा तो दूसरा आएगा, आएंगे तो 5 साल तक रहना चाहिए, लेकिन बीच में टपक जाएंगे, कैजुअल वैकेंसी आ जाएंगी। उसके बाद में फिलअप करना, फिर 5 साल के बाद में रोटेशन करना पड़ेगा। तो क्या था? फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। उसके बाद में बिफोर अपॉइंटमेंट कुछ प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट का कैसे, कहने से मोटा मोटी इतना याद रखेंगे, चलो खत्म हो जाएगा लगेज। अब सबसे पहले आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। बेटा फर्स्ट ऑडिटर, अब कंपनी को डिवाइड करो। सुनो, यहाँ पे एक वर्ड है गवर्नमेंट कंपनी एंड एक्सेट्रा। इन्होंने गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोला है, तो गवर्नमेंट कंपनी एक्सेट्रा का मतलब क्या है? देखा, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन अपने को मालूम है क्या? गवर्नमेंट कंपनी में अपन लोग क्या बोलते हैं? बोलो रे, कि जिसके अंदर नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसने होल्ड किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इस कंपनी को क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। और इसकी जो सब्सिडरी है इसको भी क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, उस सबसे को गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि वहां क्या है? सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, सच वर्ड है ना। अब सुनो, एक एग्जांपल लेता हूं। मानो ABC लिमिटेड नाम की कंपनी है, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20% शेयर लिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 20% शेयर लिया है, और राजस्थान गवर्नमेंट ने 20% ले लिया है। तीनों को मिला के क्या बन गई? गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट की एग्रीगेट होल्डिंग सेंट्रल प्लस स्टेट। लेकिन अगर मैं मानूं यहाँ पे हमने लिखा गवर्नमेंट कंपनी 1, गवर्नमेंट कंपनी 2 एंड गवर्नमेंट कंपनी 3, तो अब ये क्या गवर्नमेंट कंपनी बनी क्या? नहीं। बट तुमको नहीं लगता है क्या 3 गवर्नमेंट कंपनी लेके इसके मेजॉरिटी शेयर ज्यादा ले रही है? तो ये भले ही गवर्नमेंट कंपनी, बट इट इज अ कंपनी विच इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ना।
इसको भी कवर किया है गवर्नमेंट कंपनी के साथ वाले प्रोविजन में। समझ में आ रहा है? क्योंकि वर्ड क्या है, गवर्नमेंट कंपनी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब आ जाते हैं। अगर मान के चलो तुम लोग कौन सी कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, बोले जैसे जैसे जन्म हुआ तुम्हारा, मतलब कंपनी का फॉर्मेशन, 30 दिन के अंदर क्या कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर अपॉइंट कर लेगा। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाया, फेल हो जाता है, तो वो ये बात किसको इन्फॉर्म करेगा, और मेंबर 90 डेज में किसको अपॉइंट करेंगे, लेकिन किधर, एजीएम में, ईजीएम में, ईजीएम। क्वेश्चन आता है 90 डेज कहाँ से, मतलब एक्स्ट्रा 60 डे या आगे 90 डेज, आगे 90 डेज कि 30 डेज के इमीडिएट बाद में 90 डेज या इन्फॉर्म करने के बाद में 90 डेज, इन्फॉर्म करने के बाद में 90 डेज, मतलब 30 डेज प्लस इन्फॉर्म देन 90 डेज। आर वी अंडरस्टैंडिंग इज यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हुआ है कि अगर मान के चलो यू आर अ गवर्नमेंट कंपनी एंड एक्सेट्रा, तो फिर तुम्हारा ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, CNAG, कितने दिन में, 60 डेज। अगर वो 60 डेज में नहीं कर पाया तो इमीडिएट नेक्स्ट 30 डेज में कौन करेगा। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलने का काम नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, 30 डेज में कौन, अच्छा जहां पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ रहा है 30 दिन याद रख के चलो। ठीक है, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा मेंबर्स को, और मेंबर करेंगे कितने दिन में, 60 डेज। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे टाइम लिमिट क्या है, 60 30 60। समझ में आ रहा है? ऊपर कितना था, 30 90। समझ में आ रहा है, यस और नो? अब सुनो, अब अपने को ऑडिटर अपॉइंट करना है कौन सा, अच्छा फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कितना होता है, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। जैसे फर्स्ट एजीएम में आया उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। गाइस पहला पॉइंट समझ में आया क्या, बिना देखे बताओ। गवर्नमेंट कंपनी के केस में 60 डेज CNAG, नेक्स्ट 30 डे बोर्ड, देन बोर्ड इन्फॉर्म टू मेंबर एंड 60 डे मेंबर। नॉन गवर्नमेंट कंपनी 30 डेज में बोर्ड, बोर्ड इफ नॉट देन बोर्ड इन्फॉर्म टू मेंबर एंड 90 डेज में मेंबर। आगे बढ़ो। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो तुमको ऑडिटर अपॉइंट करना है कितने दिन में, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ उसके 180 दिन में, कितने हैं, और ये ऑफिस होल्ड करता है अगले साल के एजीएम तक, मतलब टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। मतलब क्या ना, से गवर्नमेंट कंपनी में हर साल नया ऑडिटर आएगा, अरे यस और नो? लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो एक ऑडिटर कम से कम कितने साल के लिए अपॉइंट होता है, 5 साल, 3 साल के लिए करना है करो, बट एक बार अपॉइंटमेंट हुआ तो जनरली कितने साल तक कर सकते हो मैक्सिमम। तो बोला है इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अगर आप फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुए हो तो आप कंटिन्यू करोगे टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। मतलब मानो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुए तो आप 6th एजीएम तक कंटिन्यू करोगे। लेकिन जब भी अपॉइंटमेंट होगा ADT1 फॉर्म 15 दिन के अंदर किसको देना पड़ेगा, ROC को। समझ में आ रहा है जैसा नो? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है तुम्हारा कि सर सुनो, कैजुअल वैकेंसी, ऑडिटर को अपॉइंट किया कितने साल के लिए, 5 साल। 5 साल कंप्लीट नहीं हुए और उसके पहले ही हमारा ऑडिटर छोड़ के चला गया। सर क्यों गया, काफी कारण हो गए। अब मान के चलो आपकी कंपनी कौन सी कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, तो बोला है कि कैजुअल वैकेंसी अगर अराइज हुआ है तो वो अगर किसकी वजह से, डेथ की वजह से हुआ है, इंसॉल्वेंसी इंसैनिटी की वजह से हुआ है, तो भाई साहब ये तो जो अनकंट्रोलेबल चीजें है ना, कुछ टेंशन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर, बोर्ड आया मतलब कितने दिन, 30 दिन में फिल कर लो। लेकिन अगर ऑडिटर रिजाइन करके गया है, कुछ तो होगा ना घापला, तुम सपोर्ट नहीं कर रहे होगे, फ्रॉड दिख रहा होगा तुम्हारी कंपनी में। बोले बोर्ड चल 30 दिन में तू ऑडिटर ला, लेकिन इसको अप्रूव करा के लेना किससे, शेयर होल्डर से, कितने महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ। समझ में आ रहा है जैसा और नो? मतलब बोर्ड रिकमेंड करेगा, फिल करेगा और रिकमेंड करेगा किसको, शेयर होल्डर को 3 महीने के अंदर वो अप्रूव करने चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे एक बार बात फिर से बताओ, कैजुअल वैकेंसी अनसाउंड माइंड वगैरह वगैरह के रीजन से हो रहा है तो 30 दिन में बोर्ड, और अगर रेजिग्नेशन से तो बोर्ड करेगा कितने दिन में, 30, और अप्रूव हो जाएगा 3 महीने के अंदर शेयर होल्डर से। सर गवर्नमेंट कंपनी है, तो बोले फिर तो अपन ने पावर किसको देके रखा है, CNAG को, कितने दिन में, 30 दिन में। फेलिंग टू डेट कौन कर लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कितने दिन में, नेक्स्ट 30 डेज। गाइस इजी है कि नहीं है? एक बार पूरे प्रोविजन देखो। फर्स्ट ऑडिटर के केस में क्या था कि सर फर्स्ट ऑडिटर के केस में अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है 30 डेज में बोर्ड, इफ नॉट इन्फॉर्म टू मेंबर 90 डेज। अगर हमारी कंपनी कौन सी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो क्या बोला यहाँ पे, 60 डेज में CNAG, इफ नॉट देन नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड, एंड इफ नॉट देन इन्फॉर्म टू मेंबर नेक्स्ट 60 डेज में मेंबर। समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद में सब्सिक्वेंट ऑडिटर, बोले नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट एजीएम से लेके टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, और फिर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th एजीएम।
और अगर गवर्नमेंट कंपनी तो हर एक साल नया ऑडिटर कितने दिन में अपॉइंट करना है, विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब सितंबर एंड ऑलमोस्ट। एंड कब तक वो ऑडिट होल्ड करेगा, अगले साल के एजीएम तक, खत्म हो गया। सर ऐसे अगर कैजुअल वैकेंसी आया, मतलब 5 साल कंप्लीट होने के पहले, या उसको 1 साल के लिए अपॉइंट किया था, 1 साल कंप्लीट होने के पहले बीच में डेथ हुआ, इंसॉल्वेंसी हो गया, इंसैनिटी हो गया, तो बोले 30 डेज में अपॉइंट कर बोर्ड, रिजाइन करके गया तो 30 दिन में फिल कर, 3 महीने में अप्रूव करा के ले। और सर गवर्नमेंट होगी तो 30 डे में सीएनएजी, इफ नॉट 30 डे में बोर्ड अपॉइंट कर लेगा। समझ में आ रहा है गाइस? रोटेशन ऑफ ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर मतलब क्या, मैंने तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था इफ यू रिमेंबर, कि भाई हम लोग इंडिया से 26 सीएस सिलेक्ट हुए थे फॉर अ प्रोग्राम कॉल्ड सीएलडीपी, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब 45 डेज का प्रोग्राम था, हम लोग 45 डेज में एक दूसरे के लिए रोना धोना शुरू कर दिए थे, एक दूसरे को छोड़ते हुए। समझ में आ रहा है? तो एक हमारे बीच में क्या हो गया था, बॉन्ड क्रिएट हो गया था, प्यार है ना एक दूसरे के प्रति। 20 लड़कियां थी, 6 लड़के थे, सोचो। अब ऐसे वाले केस में सोचो, अगर 45 दिन में इतना कुछ हो सकता है, एक ऑडिटर तुम्हारे कंपनी में 20-20, 25-25 साल से ऑडिटर है, लगा बड़ा हुआ है, तुमको नहीं लगता वो तुम्हारा चड्डी बड्डी हो जाएगा? और कहाँ पे जाएंगे, अरे उसका इंडिपेंडेंस भाड़ में गया। समझ में आ रहा है? ऐसे वाले केस में बोला है, जे ईरानी कमेटी जो थी ना, उन्होंने बोला ऑडिटर जो दूसरे देश में होते हैं वो रोटेट होते रहते हैं। समझ में आ रहा है? सेम हमारे इंडिया में भी लाना पड़ेगा, तो देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड रोटेशन ऑफ ऑडिटर। इन्होंने क्या बोला है कि भाई साहब एक बार ऑडिटर अपॉइंट हुआ, मानो इंडिविजुअल है, तो वो मैक्सिमम 5 साल तक ही, 1 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब फर्स्ट एजीएम से लेके 6th, उसके बाद में तुमने नया ऑडिटर अपॉइंट किया, तो फिर वो 6 से लेके 11 तक, एक बार इसके 5 साल कंप्लीट हो गए ना, उसको बोलने का 5 साल के लिए ठंडा ले, कूलिंग पीरियड, 5 साल के लिए हमारे कंपनी में वापस मुंह मत दिखा। मानते हैं तुम 1 महीना दूर रह लो डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तुम्हारे लफड़े हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएगा, इसको 5 साल दूर रख रहे हैं अपन अपने से। वैसे ही लेकिन अगर फर्म को अपॉइंट कर रहे, तो फर्म को अगर अपॉइंट कर रहे हो ना, तो बोला 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। समझ में आ रहा है क्या? विथ विदाउट ब्रेक्स। कोई कोई क्या करते थे भाई साहब, कंसेक्यूटिव ईयर बोला है ना, तो पहला 5 साल होने के 10 दिन पहले क्या ले लेते थे, ब्रेक, कंटिन्यू छोड़ देते थे, और बाद में अगले 5 साल और 5 साल कंटिन्यू करते थे। 2017 में अमेंडमेंट आया, बोला विथ विदाउट ब्रेक। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम 2 टर्म्स। सर मान के चलो मेरे को पहले टर्म में अपॉइंट किया 3 साल के लिए, और अब मेरे पास कितना बाकी है, नहीं और एक टर्म बाकी है ना, उसमें भी मेरे को अपॉइंट किया है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, क्या मुझे तीसरी टर्म में अपॉइंट कर सकते हैं रिमेनिंग 2 साल के लिए? आंसर इज नो। तुम्हारी गलती, 3-3 साल के लिए अपॉइंट किया तुमको। समझ में आ रहा है? कूलिंग पीरियड भी कितना है, 5 साल। लेकिन सर ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर हर एक कंपनी को एप्लीकेबल है क्या? नहीं, 4 कंपनी ऐसी है जिनको रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल है। नंबर 1 लिस्टेड कंपनी, अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, आप अनलिस्टेड प्राइवेट, ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनी और आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है। लॉजिक समझ में आ रहा है? हर एक प्राइवेट कंपनी को नहीं कवर करना है, बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, तो आप, नहीं तो हम तो आपको मैक्सिमम क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पशन। या फिर आप एनी कंपनी जिसका बोरोइंग कितना है 50 करोड़ और मोर, तो उसको भी क्या एप्लीकेबल नहीं है, रोटेशन। सर रोटेशन ऑफ ऑडिटर कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है किसको, ओपीसी और, बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने आपको कराया क्लास में, इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 3 करोड़, इसका टर्नओवर कितना है 35 करोड़। समझ में आ रहा है? और इसने बोरोइंग किया है किससे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखो यहाँ पे लिखा है ना बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एंड पब्लिक डिपॉजिट। तो ये पब्लिक डिपॉजिट तो लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है ना, लेकिन इसका जो बोरोइंग है वो कितना है 96 करोड़। बताओ क्या इसको रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, तुम सही बता रहे हो। जनरली बच्चा क्या बोलेगा, अरे सर यहाँ पे लिखा है ना एनी कंपनी बोरोइंग एक्सीडिंग 50 करोड़, बेटा लेकिन ध्यान देना ओपीसी और स्मॉल कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, और तुम्हारा टर्नओवर 4 करोड़ से नीचे है, नहीं सॉरी, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से नीचे है और टर्नओवर 40 करोड़ से नीचे है, इट मींस यू आर अ स्मॉल कंपनी, आपके केस में रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? फिर बोरोइंग भी नहीं देखना है। आगे बढ़ा गाइस, अब सुनो, अब क्या हो गया, रोटेशन ऑफ ऑडिटर में 3 बातें निकली, क्या कि मान के चलो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एबीसी एंड एसोसिएट, एंड देयर इज अनदर फर्म कॉल्ड AXY एंड एसोसिएट। तुमको नहीं लगता है इसमें ए कॉमन है और इसमें भी ए पार्टनर कॉमन है? तो बोलता है इसका अगर 5 साल का टर्म कंप्लीट हो गया या 10 साल का टर्म कंप्लीट हो गया है,
उसके बाद में आप इसको भी अपॉइंट नहीं कर सकते हो क्योंकि पार्टनर क्या है, कॉमन। अब देयर इज अ टू फर्म, एक है ABC एंड एसोसिएट और एक है XYZ एंड एसोसिएट। अब ABC का टर्म खत्म हो गया, आप XYZ को अपॉइंट करना चाहते हो, कर सकते हो हाँ, लेकिन सुनो ये दोनों भी KPMG के नेटवर्क में है, मतलब दोनों भी किसके लिए काम करती हैं, KPMG। तो KPMG तो चाहती ही एक है तुम इधर से निकलो इधर अटको। जैसे तुम लोगों को नहीं पता होगा, अपन जाते हैं पीटर इंग्लैंड के कपड़े लेने के लिए, समझ में आ रहा है। अब बोलते तुम क्या यार, पीटर इंग्लैंड तो लास्ट टाइम ले लिया था, इस ब्रांड से मैं परेशान हो गया, नाउ आई विल मूव टू अनदर ब्रांड, और तुम चले गए लुइस फिलिप में। गाइस यू डोंट नो, पीटर इंग्लैंड एंड लुइस फिलिप के ओनर जो है वो कॉमन है, उन्होंने 3-4 कपड़ों के ब्रांड खोले, तो तुमको लगता है अपन ने ब्रांड चेंज किया, पैसा तो अल्टीमेटली किसके पास जा रहा है। तो वैसे ही केपी, अगर तुम कॉमन नेटवर्क वाली हो तो एक का टेन्योर खत्म हो गया तो दूसरे को भी डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और तीसरा क्या बोला गया, सुनो, रिटायरिंग पार्टनर। अच्छा यहाँ पर भी एक टेक्निकल बात है, क्या, मान के चलो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ABC एंड फर्म एसोसिएट एंड देयर इज अ फर्म कॉल्ड XYZ एंड एसोसिएट। अच्छा A इज अ पार्टनर जिसने तुम्हारा क्या किया था, और उसने क्या किया, किसको, ऑडिट रिपोर्ट को। अब वो टेन्योर कंप्लीट हो गया इसका, ये इस फर्म को छोड़ के ज्वाइन किया किसको, XYZ को, मतलब यहाँ पे A आ गया, ये फर्म भी क्या हो जाएगी। लेकिन अब नई बात सुनो, ठीक है, कि मानो A ने ज्वाइन नहीं किया, इसमें से ज्वाइन किसने किया, C ने। अब बताओ क्या XYZ ये हो जाएगी, नहीं होगी, क्यों, जो पार्टनर ऑडिट साइन कर रहा है अगर वो रिजाइन करके जिस फर्म में जाता है ना, वो फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, बेटा ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है कॉमन पार्टनर का, कॉमन नेटवर्क का और कॉमन रिटायरिंग पार्टनर का, ये कब देखा जा सकता है, एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब सर सुनो, एग्जाम में जबरदस्त क्वेश्चन बन के आया था क्या, ABC एंड एसोसिएट्स का पार्टनर है A, है ना, और XYZ एंड एसोसिएट, कोई भी कॉमन पार्टनर नहीं था, तो इसको अपॉइंट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद में A जाके ज्वाइन होता है, चलेगा क्या, चलेगा, ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। बाद में फर्क नहीं पड़ता है, अपॉइंटमेंट के समय में कॉमन पार्टनर नहीं होना, अपॉइंटमेंट के समय में कॉमन, मानो ये थी KPMG की, ये किसकी थी, KPMG की, पहले इसको अपॉइंट किया तब ये KPMG की नहीं, बाद में ये KPMG के नेटवर्क में आई, चलेगा, समझ में आ रहा है क्या। और सर अपॉइंटमेंट, अब ये भी सी जो था ना, इसने ऑडिट किया था, इसका टेन्योर खत्म हो गया, XYZ को अपन ने अपॉइंट कर लिया और बाद में A जाके उसको ज्वाइन हुआ, चल जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। मतलब इनडायरेक्ट आपको तरीका बता दिया किसी और को अपने कैसे सेट करने का, चल तेरे को उस कंपनी में लगा था, बाद में मैं तेरे कंपनी में भी, तेरे फर्म में भी पार्टनर, आधा हिस्सा मेरा आधा हिस्सा तेरा, एनीवे क्या बोलने का, जाने दो। भाई साहब 3 बातें पढ़ी हमने, क्या क्या पढ़ लिया, 4 बातें, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी, रोटेशन, लास्ट वाला पॉइंट फॉर्मेलिटी। ऑडिटर को अपॉइंट करने के पहले क्या कंसिडर करने का है, उसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, उसके अगेंस्ट में कुछ पेंडिंग है क्या, क्यों एक्सपीरियंस क्यों देखना है यार, मैंने तुमको प्रैक्टिकल केस बताया था अडानी ग्रुप का, अडानी ग्रुप का ऑडिट करने वाला बंदा 26 साल का CA था, ऑफिस भी ढंग का नहीं था, समझ में आ रहा है, करबो अरबों का क्या कर रहा है भाई साहब, उसका उम्र, मैं नहीं बोलता वो कैपेबल नहीं है, लेकिन थोड़ा तो सोचो, जॉइंट ऑडिट करवा दो यार, है ना, नहीं हिडनबर्ग की रिपोर्ट में आ गया सब कुछ काला चिट्टा पिट्टा, तो बोले उसका कभी भी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में पेंडिंग है क्या, देखो। इसके बाद में उससे ले लो रिटर्न कंसेंट, और क्या ही इज रेडी टू एक्ट एज अ ऑडिटर, और उसके बाद में ले लो सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में 4 बातें, ही इज एलिजिबल टू अपॉइंट एज अ ऑडिटर, ही इज नॉट अ डिस्क्वालिफाइड, अपॉइंटमेंट कैसा एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ, विच लॉ है, कंपनी एक्ट 2013 एंड सी एक्ट 1949। उसके बाद में अपॉइंटमेंट विद इन लिमिट, मतलब 20 वाला लिमिट होता है ना, वो एक्सीड नहीं कर रहा है, और लास्ट में लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग जो उसके अगेंस्ट में पेंडिंग है एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोलकर, समझ में आ रहा है क्या। इसके अलावा सर अपॉइंटमेंट के मैनर क्या है, देखो तुम्हारी कंपनी में ऑडिट कमेटी है या नहीं है, मानो ऑडिट कमेटी नहीं है, तो बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तू रिकमेंड कर दे और शेयर होल्डर उसको क्या करेंगे, AGM के अंदर अप्रूव कर देंगे, समझ में आ रहा है क्या। लेकिन सर ऑडिट कमेटी है, अच्छा सुनो कैसे बताया था मैंने, ऑडिट कमेटी बोर्ड का बड़ा हिस्सा है छोटा हिस्सा है, इससे बड़ा कौन है,
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी बड़ा कौन है? मेंबर। समझ में आ रहा है क्या? अब ऑडिट कमेटी छोटा है लेकिन बना ही ऑडिटर के लिए है ना, ये अपना रिकमेंडेशन देगा। देखो ये हो आप, ये है पापा और ये है मम्मी। तुमने बोला मम्मी मेरे को ये लड़की अच्छी लगी, मम्मी बोलती अच्छी, नहीं पापा को बोला ये लड़की अच्छी लगी, पापा बोले हाँ लड़की अच्छी है। सासू हाँ ये भी अच्छी है। पापा ने बोला किसको मतलब ठीक है, बोले फल अच्छा है, फल का झाड़ भी अच्छा होना चाहिए पापा ने मम्मी को रेफर कर दिया। समझ में आ रहा है? मम्मी ने भी अप्रूव कर दिया। तो वैसे देखो पहले बोर्ड ऑडिट कमेटी ने रेफर किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको बता देगा? रिकमेंड कर देगा शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग में। लेकिन सुनो पापा ने देखा झाड़ अच्छा नहीं है नहीं रे मजाक कर रहा हूं मैं ना, उल्टा मत लेना इसको। अब पापा ने क्या बोला? नॉट एग्री। पापा एग्री नहीं किए और पापा ने इसके रीजन को साइट किया, मतलब साइटेशन ऑफ द रीजन, क्यों नहीं मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, अब तुम्हारा ऑप्शन है कि तुम बोल दो ठीक है पापा नहीं लड़की देखो पापा ने बोला हाँ ये सही है तो पापा रेफर कर देंगे। लेकिन तुम अड़ गए ये नहीं तो कोई और नहीं, पापा बोलते मैं भी इसको नहीं मानता। अच्छा चलेगी किसकी? तुम्हारी या तुम्हारे बाप की? सॉरी पापा की। पापा की, पापा खुद की रिकमेंडेशन किसको दे देंगे? लेकिन तुमको बुरा नहीं लगे इसलिए एक चिट्ठी लिख के दे देंगे कि क्यों मैंने तेरी वाली को सिलेक्ट। तो देखो ऑडिट कमिटी आप रिकमेंड करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री कर दिए, रिकमेंड कर देंगे शेयर होल्डर को, जनरल मीटिंग में अप्रूव हो जाएगा। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डज नॉट एग्री, तो बेटा वो रेफर बैक करेंगे किसको? कमिटी को, रिकंसिडर करो, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। फिर ऑडिट कमिटी बोलती आई विल नॉट रिकंसिडर, करूंगा तो ये, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है आई विल रिकॉर्ड द रीजन कि मैंने क्यों कर रहा हूँ, और खुद के ओन रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर देंगे किसको? शेयर होल्डर, उसको एजीएम में अप्रूव कर देंगे, खत्म विषय। समझ में आ रहा है गाइस? वी आर डन विद द बिगेस्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 139। बेटा कौन से सेक्शन हो गए? 141 एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। समझ में आ रहा है क्या सर? देन 140 क्या था? प्रोहिबिटेड। उसके बाद में क्या 140 क्या था? साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फिर कौन सा था 140? काय के बारे में था? ऑडिटर का राइट विथ रिस्पेक्ट ऑफ जनरल मीटिंग। उसके बाद में क्या था? सेक्शन नंबर 139 जो बात करता है किसके? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में। क्या समझ में आ रहा है? यस और नो? अब इसके बाद में सुनना, हम लोग आ रहे हैं फटाफट रिमेनिंग सेक्शन। अब तुम देखो ना चैप्टर ही खत्म होने में आ गया। समझ में आ रहा है? हम लोग आ जाते हैं सीधा सीधा किस सेक्शन पे? 140। अब बेटा ये 5 चीजों के बारे में बात करता है। पहली बात तो रिमूवल, फिर बात करता है रेजिग्नेशन, फिर बात करता है स्पेशल नोटिस से रिटायरिंग ऑडिटर, और बाद में एनसीएलटी के थ्रू। सुनो पहले ऑडिटर खुद छोड़ के जा रहा है या ऑडिटर को अपन निकाल रहे। अगर बेटा तुम ऑडिटर को निकाल रहे हो तो कुछ तो घापला है। समझ में आ रहा है? तो तुमको ऑडिटर क्यों नहीं पट रहा है? तो इतना जल्दी निकलेगा नहीं। अरे उसकी भी कोई इज्जत है कि नहीं है? तो उसको तुम बोले चल निकल, अरे ऐसे कैसे? तो बेटा सबसे पहले बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करेगा। 30 डेज में एनसीएलटी क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करेगा एडीटी 2 में मेरे को मेरे ऑडिटर को निकालना है। अगले 60 डेज में अप्रूवल आने के अगले 60 डेज में एसआर पास कर लो। मतलब क्या है? पहले बीआर, फिर एडीटी 2 सीजी, लेकिन आज ये किसको अधिकार दे दिया? आरटी को, और बाद में 60 डे में एसआर। तो बीआर सीजी एसआर, और हटाने के पहले ऑडी अल्टरम पार्टर मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, बुक में क्या लिखा है? ऑडी अल्टरम पार्टम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। उसके बाद में ऑडिटर खुद छोड़ के जा रहा है, ये प्रोसीजर बड़ा नहीं है। उसको क्या बोला? तू अपना स्टेटमेंट ऑफ रेजिग्नेशन दे दे, और वो स्टेटमेंट ऑफ रेजिग्नेशन तू किसको देगा? कंपनी को और आरओसी को इन द फॉर्म एडीटी 3। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी होगी तो सीएनएजी को भी दे देना। समझ में आ रहा है गाइस? खत्म। यहाँ पे क्या बोला है? अगर तुमने एडीटी 3 फॉर्म फाइल नहीं किया तो पेनल्टी है कितना? 50,000 रुपए। और अब 50,000 बहुत ज्यादा था तो कोलकाता के एक सीए बोला भाई मैं इस कंपनी से लेता ही 20,000 हूँ और तुम मेरे को 50,000 का पेनल्टी दे रहे हो। मतलब वो बोले खाया ना आटा ना गिलास फोड़ा 12 ना, हटाना नहीं मिल रहा है बोले, और तुम मेरे से ले रहे बोले 12 ना, मतलब 75 पैसा। तो बोलने का मतलब क्या? इसलिए बोला 50,000 और रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लेस। लेकिन फेल्यूर हो रहा है डिफॉल्ट कंटिन्यू, तुम एडिटी जितने लेट करोगे ना 500 रुपीज पर डे, मैक्सिमम अप टू 2 लाख। सॉर्टेड है क्या गाइस? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑडिटर अपॉइंट कितने साल के लिए किया था तुमने? 5 साल के लिए। ठीक है,
अब बोलते जैसे ऑडिटर को पहले 5 साल कंप्लीट होने के पहले हटाना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, खुद जाना चाहता है तो रेजिग्नेशन, समझ में आ रहा है, डेथ इंसॉल्वेंसी कैजुअल वैकेंसी देख लिया। 5 साल कंप्लीट होने आ रहा है, वो रिटायर होने वाला है, तो जब वो रिटायर होने वाला है तो उसको अपॉइंट मत करो या उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करो, ये बोलने का अधिकार किसको है? एलिजिबल मेंबर, मतलब जिनके पास 1% टोटल वोटिंग पावर या 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है, ये लोग स्पेशल नोटिस भेजेंगे कि बोले क्या इस ऑडिटर को अपॉइंट मत करो या इसके जगह पे किसी और को अपॉइंट करो। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन क्या है, ये नोटिस कितने दिन पहले भेजेंगे? कम से कम 14 दिन पहले, बट नॉट ओल्डर देन 3 मंथ। ये नोटिस कंपनी आगे किसको फॉरवर्ड करेगी? ऑडिटर को। ऑडिटर अपना क्या देगा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अगर इसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वेल इन एडवांस दे दिया, क्यों? मेरे को 14 दिन पहले नोटिस आई, 7 दिन पहले मेंबर को भेजना पड़ता। अगर इसने एडवांस में दे दिया तो मैं क्या करूंगा? नोटिस प्लस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मेंबर को भेज दूंगा, क्योंकि अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मेंबर पढ़ लिया होगा घर पे। इस अपॉर्चुनिटी को बकबक इस ऑडिटर को अपन अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट दे देंगे, चल थोड़ा सा बात कर ले। लेकिन मानो इसने वेल इन एडवांस नोटिस नहीं भेजा तो फिर मैं क्या करूंगा? मेंबर को नोटिस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजूंगा। अब ये मेरे को कंपेल कर सकता है कि तुमको वो नोटिस रीड करना पड़ेगा, कहाँ पे? एजीएम में। और इसके बाद में इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट भी, मतलब नोटिस भेजा है तो रीड मत करो, सिर्फ अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट दो। और अगर नोटिस नहीं भेजा है तो रीड भी करो अपॉर्चुनिटी। अब जो ऑडिटर था बेटा अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, इसने सीधा सीधा ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को क्यों मत हटाओ, ये डायरेक्ट बोले मुकेश अंबानी की माँ की जय, पापा की जय, बहन की जय। अरे भाई साहब, माँ का भरोसा, माँ की चूड़िया, कुछ भी बोलना चालू कर दिया। मतलब तेरे को लिखने को दिया तो तू कुछ भी लिखेगा, हाउ सेक्शन ने अधिकार दिया। तो अगर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड अप्लाई कर दो किसको? एनसीएलटी को, इन द फॉर्म एनसीएलटी 1, कि ये 140 के अंदर जो इसको अधिकार दिया उसको अब्यूज कर रहा है और अननेसेसरी पब्लिसिटी गेन कर रहा है। और अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई हो गया तो बेटा आपको ना ही नोटिस सेंड करना है ना ही नोटिस रीड करना है। समझ में आ गई? यस और नो? लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है कि अगर मानो कोर्ट एनसीएलटी इनको खुद होके लगता है कि तुम्हारा जो ऑडिटर है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में काम किया है या फिर फ्रॉड करने में मदद किया है किसी की, या फिर मिली भगत है कंपनी के फ्रॉड में ऑडिटर की, ये बात उसको खुद से मालूम पड़ती तो वो खुद ही नोटिस भेजेगा कंपनी को कि चलो तुम्हारा ऑडिटर चेंज करो। या फिर उसको किसी कंसर्न पर्सन ने बताया, उसको उस ऑर्डर पे भी कंपनी को बोलेगा चलो तुम्हारा ऑडिटर चेंज करो। या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया, मतलब बहुत बड़ा मैटर है, फिर वो इस बार 15 दिन के अंदर ही ऑर्डर देगा। क्या? एक ऑडिटर उपकार कर भाई, आज के बाद में ऑडिटर बोल के काम मत कर, फोन। और दूसरा क्या बोला है? दूसरा क्या बोला हुआ है कि सर सुनना सुनना इधर ध्यान दो, ऑडिटर आज के बाद में ऑडिटर बोल के काम मत कर। और दूसरा क्या कर? दूसरा क्या कर? दूसरा तू नया ऑडिटर अपॉइंट करो, किसको बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को, विद इन। अब यहां से आ जाओ, ऑडिटर अगेंस्ट हुम फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास, तो एक तो नॉट एलिजिबल टू एक्ट एज ऑडिटर इन द करंट कंपनी। अच्छा यहाँ पे बोला है अब अगले 5 साल के लिए आप तुम किसी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 5 साल या 10 साल? क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन में एक है, किसी कोर्ट ने तुम्हारे अगेंस्ट में अगर ऑर्डर पास कर दिया है ना तो आने वाले 10 साल तक तुम किसी और कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है? एंड यू आर ऑल्सो लाइबल टू फ्रॉड, फ्रॉड के केस में 10 साल का डिस्क्वालिफिकेशन है। सेक्शन नंबर 142। अच्छा अभी तक कौन से सेक्शन हुए? अच्छा नोटिस ये वाला रिमूवल का 5 बातें बताओ। पहला, ऑडिटर को निकाला, बोर्ड, सीजी, आरडी को पावर दे दिया और एसआर 30 डेज 60 डेज। उसके बाद में खुद छोड़ के जाना चाहता है, स्टेटमेंट ऑफ रेजिग्नेशन दे दे। किसको? एडीटी 3 के अंदर किस किस को? कंपनी, आरओसी, गवर्नमेंट कंपनी हो गए तो सीएनएजी को भी। नहीं देगा तो पेनल्टी है। सर ऑडिटर को हटाना है, नोटिस भेजो, टेन्योर नॉट टू अपॉइंट और अपॉइंट समवन एल्स। कब? एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग। समझ में आ रहा है? ये नोटिस उसको जाएगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा, एडवांस में दिया तो सबको दे देंगे, उसको बोलने का मौका देंगे। नहीं एडवांस में दिया तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं भेजेंगे और उसको रीड भी करेंगे और बोलने का मौका देंगे। लेकिन कुछ भी बकबक कर रहा है, कुछ भी लिख के दिया है, एनसीएलटी को दे दो, एनसीएलटी सेटिस्फाई हो गया, बोलेंगे सुनो मत, ना ही भेजो ना सुनो। समझ में आ रहा है? और बाद में एनसीएलटी बाय ऑर्डर क्या कहने से खुद ही आपको बोल सकता है कि ऑडिटर को हटा दो, खुद होके, या सीजी के एप्लीकेशन पे, या फिर किसके? किसी कंसर्न पर्सन के एप्लीकेशन पे। लेकिन सीजी का होगा तो 15 दिन में ऑर्डर पास करना पड़ेगा, ऑडिटर नॉट टू एक्ट एज ऑडिटर एंड अपॉइंट न्यू ऑडिटर इन द प्लेस ऑफ
ओरिजिनल। सर सेक्शन नंबर कौन से कंप्लीट हो गए? 141 क्या था? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज। 145 साइनिंग ऑफ, रुको रुको, ऑडिट रिपोर्ट। 140 बोलो ना बोलो ना, हाँ मैं लेकिन 15-20 मिनट ऊपर से, अभी रुक जाओ। हाँ 146 क्या के बारे में बात करता है? अरे ऑडिटर राइट विथ रिस्पेक्ट ऑफ जनरल मीटिंग। उसके बाद में 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, 140 मतलब रेजिग्नेशन रिमूवल ऑफ ऑडिटर। आर वी अंडरस्टैंडिंग इज? कहने से जितने सेक्शन हुए बहुत अच्छे से हुए? अरे यस और नो? अब हम लोग आते हैं रिमेनिंग सेक्शन के ऊपर, कौन से सेक्शन पेंडिंग पड़े हुए हैं। आ जाओ, देखो 139 हो गया था हमारा, उसके बाद में अपॉइंट 140 भी हमारा हो चुका है, उसके बाद में 142 रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था बेटा, ऑडिटर का रेमुनरेशन कौन फिक्स करेगा? फर्स्ट ऑडिटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब्सिक्वेंट का जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी बिजनेस है। ऑडिटर के रेमुनरेशन में क्या आता है? ऑडिट फीस प्लस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो उसने किया है, एक्सटेंडेड सर्विस जो दे रहा है। लेकिन क्या नहीं आता है? अगर अदर प्रोफेशनल सर्विस दिया है उसका जो पैसा आ रहा है वो। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है तुम्हारा 144 डन, प्रोहिबिटेड सर्विसेज डन, 145 इज आल्सो डन, ठीक है, 146 इज आल्सो। अब रिमेनिंग सेक्शन यहां से देख लेते हैं। 140 139 हो गया, 140 भी हो गया, 141 भी, मजा आ गया ना, 142 भी हो गया, 143, चलो एकदम आराम से हिम्मत रखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा सिर्फ है। 133 में सबसे पहले जो एग्जाम में आता है वो क्या है? फ्रॉड। बेटा अगर फ्रॉड 1 करोड़ से नीचे का है तो क्या खेलना है? डिस्को डिस्को। मैं तुझे बताऊं, तू मुझे बता अपनी प्रेम कहानी, कौन है वो, कैसे है तेरे सपनों की। बस बच्चों, फ्रॉड अगर 1 करोड़ के नीचे का है अपन किसको बताएंगे? ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। उसको 3 बातें बताएंगे। क्या? फ्रॉड का नेचर, कितना अमाउंट का फ्रॉड है, और किस पार्टी ने फ्रॉड किया है। बोलेगा ठीक है मैं भी बताऊंगा, डिस्क्लोज कहाँ पे? बोर्ड रिपोर्ट में। थांबा थांबा थांबा, मैं बोलो तो। अब पार्टी क्या बताएगी? नेचर ऑफ, बोर्ड रिपोर्ट में नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, पार्टी ऑफ फ्रॉड एंड रेमेडियल एक्शन। डोंट वरी, आई विल गिव यू टाइम, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? अगर फ्रॉड 1 करोड़ है उससे ज्यादा है, अब बड़ा गेम हो गया। 2 दिन के अंदर बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी, 45 डेज में उनका देंगे रिप्लाई। अगर मानो उन्होंने रिप्लाई दे दिया तो मेरा रिपोर्ट, उनका रिप्लाई, और उनके रिपोर्ट पे मेरा रिप्लाई पे मेरा कमेंट मैं भेजूंगा सीजी। और सीजी मतलब कौन? एमसीए का सेक्रेटरी। और अगर मानो 45 डेज में उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया तो बेटा मेरा रिपोर्ट, मेरी कमेंट, और साथ में ये फैक्ट कि उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, किसको भेजेंगे? सीजी को। सर ये अपन ने भेज दिया है ना। इसके आगे क्या बोला कि बेटा सीएस और सीएमए वालों, तुम भी करते बोले ऑडिट, सेक्रेटरी लैंड कॉस्ट, तुम्हारे लिए भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है। और अगर तुमने नहीं दिया तो लिस्टेड कंपनी के केस में 5 लाख और अनलिस्टेड में 1 लाख। याद मत रखो, छोड़ो। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तुम फ्रॉड को रिवील कर रहे हो तो तुमको पार्टी की कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करना पड़ेगा। तो इसको ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं बोलते, ये तो लॉ ने बोला, लॉ को तोड़ने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, मेरे को मानो ब्रांच ऑडिट करना है, नहीं ब्रांच ऑडिट छोड़ो, गवर्नमेंट कंपनी का क्या करना है? ऑडिट। तो बोले सुनो, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करता है रे? ऐसा लगा के देंगे ना, सीएनएजी बोलेंगे तो ऑडिटर, लेकिन अपॉइंटेड बाय सीएनएजी। अब अपॉइंट किसने किया? सीएनएजी। तो अपने चलाएंगा कि नहीं मन किए? वो डायरेक्शन दे रहा है कैसे ऑडिट करने का। तो बोले ठीक है, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाओ, उसमें ये बताओ कि उसने क्या डायरेक्शन दी है, मैंने उस पर क्या एक्शन लिया, फॉलो किया नहीं किया, और इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पे कैसा आया। और अपनी रिपोर्ट बना के किसको दे दे? कंपनी और सीएनएजी। अब सीएनएजी के पास 2 ऑप्शन है, एक तो वो तेरा क्या कर सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट या फिर टेस्ट ऑडिट। अच्छा सप्लीमेंट्री ऑडिट एक ही कम समय में होगा, कब? जब डाउट है कि जो तूने ऑडिट किया वो सही नहीं है, तो उस एरिया का ऑडिट करेंगे। और सप्लीमेंट्री ऑडिट हमेशा किसका होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। समझ में आ रहा है? सप्लीमेंट्री ऑडिट कितने दिन में ऑर्डर करना पड़ता है? विद इन 60 डेज। तो क्या बोला है?
विद इन 60 days ऑन द रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट CNAG क्या कर सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कब, इफ जनरली CNAG नॉट सेटिस्फाई विद द ऑडिट रिपोर्ट। समझ में आ रहा है? सप्लीमेंट्री ऑडिट आया तुम्हारे पास, अगर CNAG चाहे तो क्या ऑर्डर कर सकता है, टेस्ट ऑडिट। सर टेस्ट ऑडिट क्या होता है कि भाई साहब सिर्फ एक ओवरलुक कि इसने ऑडिट सही किया नहीं, सैंपल चेकिंग जिसको बोलते हैं। इसमें देखो 60 डे का टाइम लिमिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करना जरूरी नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट का होता है तो सबका ही होता है मतलब। और कंडीशन ये जरूरी नहीं कि तुम सेटिस्फाई हो नहीं हो, टेस्ट ऑडिट तुम्हारी मन में जब आए, टेस्ट मैच तो कभी खेलोगे, है ना। तो ऐसा कर लो, इसके बाद में रिपोर्ट आएगा, उसमें अपनी रिपोर्ट अपनी कमेंट डाल के आगे पास ऑन कर दो। किसको? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। समझ में आ रहा है गाइस? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर एक ऑडिटर के अधिकार क्या है, फालतू वाली बात है, मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, हाँ, तो उसके लिए वो वाउचर भी लगेगा क्या? हाँ। अब उसको कुछ इन्फॉर्मेशन कम लगी तो मांगेगा क्या तुमसे? ऑफ कोर्स। और अगर मान के चलो उसको कंसोल्टेशन बनाने का है, किसका? एसोसिएट सब्सिडी का, तो उसकी वो इन्फॉर्मेशन भी लेगा क्या? ये क्या अधिकार लिखने जैसे है क्या बे? कुछ भी। आगे, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में होनी चाहिए, मतलब कंपलसरी होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अगर कुछ गलत है तो बताओ, सही है तो तारीफ मत करो। समझ में आ रहा है? मतलब ऑडिटर ने इंक्वायरी करना है किस किस चीज का, आप सुनो एकदम आराम से। पहली बात है, लोन एंड एडवांस तुमने सिक्योर रखा है कि नहीं रखा है? अगर तुमने लोन दिया है सिक्योर नहीं है, बताओ। अच्छा, जो लोन दिया है वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में तो नहीं है, कंपनी फंस तो नहीं रही है? अगर ऐसा है तो बताओ, अगर सब सही है तो तारीफ मत करो, है ना। आगे क्या बोला हुआ है, बुक एंट्री की है और वो प्रीजुडिकल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है या वाउचर अवेलेबल नहीं है और बुक एंट्री बता रहे हो, बताओ। नेक्स्ट, एसेट मतलब कंपनी के शेयर सिक्योरिटी जो है तुमने सेल की, ली 1 करोड़ में और सेल कर रहे हो 40 लाख में, मतलब सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऐसे क्यों तुम्हारी मती मारी गई थी, बताओ ऑडिटर, बताइए बात, है ना। उसके बाद में लोन एडवांस लिए और उसको शो डिपॉजिट कर रहे हो, DPT3 फॉर्म भरते हो, क्या क्या डिपॉजिट में नहीं आता है लिखते हो, तो उसमें लोन एडवांस में तुमने डिपॉजिट में डाल दिया, बताओ गलतियां हुआ इनसे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल एक्सपेंसेस अगर तुमने कंपनी के अकाउंट को चार्ज कर दिया। मैंने तुमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था कि भाई साहब मैंने मेरा आईपैड जो लिया था मेरे नाम पे नहीं लिया, मैंने मेरे दोस्त के नाम पे लिया, उसका बिजनेस था, उसके पास GST नंबर था, मेरे को बता आईपैड मैं यूज कर रहा हूँ वो कर रहा है, उसको GST क्रेडिट मिला ना फुकट का, और मैंने पैसा ले लिया। तुमको नहीं लगता है कि उसने फुकट के खर्चे उसके बिजनेस में छुपाए? अगर ऑडिटर के ध्यान में आया तो बताओ। और लास्ट में, शेयर सोल्ड फॉर कैश कंसिडरेशन, कैश के अगेंस्ट में शेयर, तो एक्चुअली कैश रिसीव और नॉट रिसीव, बताओ। नहीं मिला है तो बताओ। मतलब ये वो बात है, अगर पॉजिटिव होगी तो नहीं बताना है, निगेटिव होगी तो जरूर बताना है। बोले ऑडिटर तेरे काम है ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट देना, अरे चल रहे बोले अपने को सिखा, है ना। आगे क्या बोला है, कंपलसरी रिपोर्ट। भाई साहब ये बातें तो तुमको लिखनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट अधूरी है। कौन सी? ऑल नेसेसरी इन्फॉर्म, अच्छा सुनो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए कि नहीं किए, जो इन्फॉर्मेशन दे रही थी वो दी या नहीं दी, उसके अलावा बुक्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री कर रहे या नहीं कर रहे। तीसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया नहीं किया, 4 बातें बताओ। बुक्स अकाउंट मेंटेन किए नहीं किए, इन्फॉर्मेशन दी नहीं दी, बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रहे नहीं कर रहे, या फिर AS फॉलो किया नहीं किया। इसके अलावा ब्रांच ऑडिट की डिटेल्स आई या नहीं आई। समझ में आ रहा है गाइस? इसके अलावा क्या बोला है आगे, अगर कोई एडवर्स कमेंट होगा तो वो लिखो रीजन के साथ में। डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई 164 सबसेक्शन 2, 2 कारण बताए थे। 3 साल तक कंटिन्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, या 3 साल तक कंटिन्यूस एनुअल रिटर्न फाइल, या फिर डिपॉजिट डिविडेंड है डिबेंचर का पेमेंट ड्यू था नहीं दिया, और डिफॉल्ट कब तक कंटिन्यू हो रहा है, 1 साल तक। तो बेटा क्या बोला था, डायरेक्टर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, है ना। तो अगर तुम्हारा डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है तो वो भी बताओ। वेदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छा है कि नहीं, बताओ। इसके बाद में क्या बोला है, पेंडिंग लिटिगेशन, मटेरियल फॉरसीएबल लॉसेस, तुमको मालूम है होने वाले समय में बड़ा एक लॉस हो सकता है, बताओ। या फिर IPF में पैसा ट्रांसफर करना था, ट्रांसफर समय पे किया नहीं किया, और लेट हुआ तो क्यों हुआ। सर सुनो ना, हमारी कंपनी ने किसी को पैसा दिया लेकिन इंटेंशन उसको देना नहीं था, किसी और को देना था, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन ना, चल बता। दूसरा, हमारे कंपनी को पैसा आया लेकिन वो पैसा हमारे कंपनी के लिए नहीं आया, किसी और को देने के लिए आया, कंपनी इंटरमीडिएटरी एक्ट कर रही है, बताओ। लास्ट में, ऑडिटर मिस स्टेटमेंट दिख रहा है कहीं पे, बता। डिविडेंड डिक्लेयर किया पेमेंट नहीं किया, बता। और लास्ट में
बेटा अकाउंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे तो उसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर है या नहीं है, ये भी बता। खत्म विषय यार, एंटायर टॉपिक। ब्रांच ऑडिट के बारे में इन्होंने एक बात बोला, ब्रांच ऑडिट कौन ये कर सकता है रे? बोले कंपनी का ऑडिटर कर सकता है या फिर एनी अदर पर्सन जो क्वालिफाइड है वो कर सकता है। सर फॉरेन ब्रांच है तो कंपनी का ऑडिटर या एनी अदर पर्सन इंडिया का जो क्वालिफाइड है, या फिर उस देश के उस कंट्री के लॉ के हिसाब से जो क्वालिफाइड है वो। सर सुनो ना, कहने से ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के किसको देगा? कंपनी ऑडिटर को। और उसके पास हर वो अधिकार है जो कंपनी ऑडिटर, मतलब 3 अधिकार बोला था, बुक्स ऑफ अकाउंट देखना, वाउचर चेक करना, लास्ट में अरे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगना। समझ में आ रहा है क्या? अब आगे बढ़ो। और लास्ट में क्या था? सब्सिडी एसोसिएट के कंसल्टेशन पर्पस के लिए सारे अधिकार उसको है। हम आ रहे हैं लास्ट सेक्शन में, कौन सा? सेक्शन नंबर 148 जो बात करता है किसके बारे में? कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड। एकदम आराम से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड, मान के चलो कंपनी 1000 है, उसमें से शायद 500 कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल है। क्या सारे 500 कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करना पड़ेगा? नहीं, उसमें से शायद 200 कंपनी को या 20 कंपनी को कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो कॉस्ट रिकॉर्ड काफी लोगों को एप्लीकेबल हो सकता है, कॉस्ट ऑडिट बहुत कम लोगों को करना पड़ेगा। सर कॉस्ट रिकॉर्ड किसको एप्लीकेबल होता है? देखो देयर आर 2 तबला, तबला ए तबला बी, मतलब टेबल ए और टेबल बी। टेबल ए के अंदर क्या लिखा है? रेगुलेटेड सर्विसेज। और टेबल बी के अंदर क्या लिखा है? नॉन रेगुलेटेड सर्विस। टेबल ए में कितनी इंडस्ट्री है? 6। और टेबल बी में 33। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, टेबल ए के अंदर कौन सी इंडस्ट्री है? टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, शुगर, ड्रग्स, फार्मा एंड फर्टिलाइजर, 6 इंडस्ट्री है। वैसे ही 33 इंडस्ट्री किसमें है? तो कंपनी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी टोटल कितनी 39 इंडस्ट्री ढूंढ के निकाली, जिसमें से 6 है रेगुलेटेड और 33 है नॉन रेगुलेटेड। बोले अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है, 35 किससे? रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड प्लस अदर को मिला के कितना? 35 करोड़ और मोर। तो तुमको क्या का मेंटेन करना है? कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड क्या में आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है? देखो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। मतलब सर ट्रेडिंग में क्या आता है बेटा? परचेस एंड सेल, मनी आवत मनी जावत, मनी स्पेंड मनी रिसीव। और उसके बाद में एसेट एंड लायबिलिटी। और हमने बोला था आइटम ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे कौन सा आइटम बोल रहा है? कॉस्ट का। सर क्या कौन सा आइटम है वो? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। समझ में आ रहा है क्या? तो जिस कंपनी के रेगुलेटेड सेक्टर में हो या नॉन रेगुलेटेड हो, और आपका रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड ऑर्डर मिला के टोटल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब सर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कुछ कवर किए इन लोगों ने। हमारी कंपनी रेगुलेटेड में भी है, टेबल ए मतलब रेगुलेटेड, टेबल बी मतलब नॉन रेगुलेटेड। टोटल कितना हुआ? 20। और टर्नओवर अदर का कितना है? 10। क्या 35 को क्रॉस किया? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन। बेटा रेगुलेटेड में भी हो, नॉन रेगुलेटेड में भी हो, और अदर से 40 हो गया, मेंटेन करो। तुम रेगुलेटेड में नहीं हो लेकिन नॉन रेगुलेटेड में तो हो ना, और टर्नओवर 40 है, 35 से ज्यादा है, मेंटेन करो। सर मैं रेगुलेटेड में हूँ लेकिन नॉन रेगुलेटेड में नहीं, अबे किस में से एक में रहो, है ना? और टर्नओवर कितना हो रहा है? 40, मेंटेन करो। सर मैं ना रेगुलेटेड में भी नॉन रेगुलेटेड में भी हो, चल 40 हो गया, भले ऑर्डर से कुछ भी नहीं है। सर मैं ना रेगुलेटेड में हूँ ना नॉन रेगुलेटेड में हूँ, लेकिन मेरा टर्नओवर 35 से ज्यादा है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत एक में तो भी रहना चाहिए। अब इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? कॉस्ट ऑडिट किसको एप्लीकेबल है? सुनो, अगर आप का टर्नओवर रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड प्लस ऑर्डर मिला के कितना है? 50 करोड़। और जिसमें रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड मिला के, पहले क्या बोला है? रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड एंड ऑर्डर मिला के कितना हुआ टोटल? 50। और रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड मिला के 25 करोड़ से ज्यादा होगा ना, तो आपको रेगुलेटेड मतलब टेबल ए रेगुलेटेड इंडस्ट्री का कॉस्ट ऑडिट करना है। समझ में आ रहा है? और अगर आपका टेबल बी मतलब आपका टर्नओवर कितना हो रहा है? 100 करोड़ से ज्यादा, 50 का डबल हो गया ना। और आपका रेगुलेट, अच्छा 100 करोड़ का से रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड प्लस ऑर्डर, और उसमें भी क्या बोला इन लोगों ने कि रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड का कितना हो रहा है उसमें? 35 करोड़ से ज्यादा। मेरे को एक बात बताओ,
100 करोड़ में तो 50 करोड़ भी आ गया ना, और यहाँ पे 35 करोड़ में 25 करोड़ भी आ गया। तो बेटा कॉस्ट ऑडिट करना है, टेबल बी का भी टेबल, इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। गाइस तुमको नहीं लगता आपने बहुत ही जल्दी कॉस्ट ऑडिट चैप्टर को खत्म, आपने ऑडिट चैप्टर को खत्म कर दिया? अब सोचो भविष्य में तुमको टेंशन ही नहीं है। इस वीडियो को देखा लाइव? हाँ बेटा, झिंगिया ऑनेस्ट। हाँ इधर तू। अच्छा सुनो 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 सुनो, पहली बात आपका टोटल टर्नओवर देखो, टेबल ए रेगुलेटेड, टेबल बी, इन दोनों का टोटल इधर है, टोटल बाद में ऑर्डर का 10, और यहाँ पे इन सब का टोटल है 35 करोड़ हुआ ही नहीं, तो कॉस्ट ऑडिट भी नहीं, और कॉस्ट ऑडिट नहीं तो कॉस्ट रिकॉर्ड भी। अब तुम देखो ऑर्डर कितना आया 40, 35 करोड़ से ज्यादा है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और बेटा रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड में से कुछ तो है ना, इधर 40 है और इधर भी कुछ तो है, मतलब करना है। तो अगर आप देखो ना तो यहाँ पे सब दूर 40 से ज्यादा है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो इन्होंने बोला सब कुछ मेंटेन करना है। अब मैंने क्लास में बहुत आराम से पढ़ाया था, इधर मैं थोड़ा फास्ट हूँ। अब देखो कॉस्ट ऑडिट किसको एप्लीकेबल है? पहली बात तुम्हारा एक तो क्या था 50 करोड़ नहीं तो 100 करोड़, बेटा 50 करोड़ यहाँ पे नहीं हुआ है, 50 करोड़ यहाँ पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल, यहाँ पे 50 करोड़ हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या बोला था, 50 करोड़ ऑर्डर टोटल होना चाहिए, और 35 करोड़ किससे होना चाहिए? 25 करोड़। 25 करोड़ कहाँ से होना चाहिए बताओ? टेबल ए टेबल बी से। तो अगर 25 करोड़ से ज्यादा है तो टेबल ए का ऑडिट, और 35 करोड़ से ज्यादा है तो सुनो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट का देखो कितना हो रहा है 30, 25 से ज्यादा है ना, टेबल ए का करेंगे सिर्फ। सर 40 है, नहीं करेंगे। सर 110 हुआ, मतलब मोर देन 100 है। अब देखो 35 करोड़ से ज्यादा है या 25 करोड़ से ज्यादा है, तो अगर आप देखो तो कितना हुआ, टेबल ए टेबल बी का मिलके 30, 25 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 35 से, तो बोले सिर्फ टेबल ए प्रोडक्ट का करेंगे। सर यहाँ पे भी 110 है, समझ में आ रहा है, लेकिन इन दोनों को मिलाओगे तो कितना है 40, मतलब 35 से भी ज्यादा है, तो बोले टेबल ए और टेबल बी का। उसके बाद में क्या बोला गाइस, 100। अब देखो इन दोनों का मिलके कितना है 20 ना 25 ना, तो बेटा इसका रिकॉर्ड तो मेंटेन करो लेकिन ऑडिट करने की जरूरत। नेक्स्ट पॉइंट 40, ये तो 50 कितने नहीं हो, 50 भी नहीं है, तो रिकॉर्ड मेंटेन करो लेकिन ऑडिट की जरूरत 48। गाइस समझ में आया प्रैक्टिकली? आगे बढ़ो, एकदम खत्म कर देते इस चैप्टर को। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? कॉस्ट ऑडिटर। मानो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज द कॉस्ट ऑडिटर, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूँ कंपनी का, और मेरे को तुम कॉस्ट ऑडिटर भी बना रहे हो, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। उसके बाद में इसको कितने दिन में अपॉइंट करते रहे? विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इससे भी रिटर्न कंसेंट लेना, इससे भी सर्टिफिकेट लेना है, साथ ही साथ में इन्फॉर्म करना है किसका, इसकी अपॉइंटमेंट किसको। अच्छा कॉस्ट रिकॉर्ड सीआरए 1 में मेंटेन होता है, सीजी अपने यहाँ पे सीजी को वगैरह इन्फॉर्म कर रहे ना, सीआरए 2 में करते हैं। कितने दिन में? अपॉइंटमेंट के 30 दिन या 180 दिन, समझ में आ रहा है? विच एवर इज अर्लियर। टेन्योर कब तक होता है इसका? एक्सपायरी ऑफ 180 डेज, समझ में आ रहा है? या उसके पहले उसने कॉस्ट रिपोर्ट बना दिया तो खत्म, टाटा बाय बाय, है ना? और सर एक व्यक्ति अगर क्या हो गया, देखो बुक्स ऑफ अकाउंट पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं, फिर ऑडिटर को देते हैं, फिर वो ऑडिट रिपोर्ट बनाता, ऑडिट रिपोर्ट बना के बोर्ड ऑफ, वैसे कॉस्ट रिकॉर्ड पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, फिर वो साइन करेंगे, फिर वो कॉस्ट ऑडिटर को देंगे, उस पर वो ऑडिट कॉस्ट रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा। समझ में आ रहा है गाइस? सर सुनो ना, कॉस्ट ऑडिट किस किस को एप्लीकेबल नहीं है? 3 लोगों को। अगर तुम SEZ मतलब इंडिया के अंदर छोटा फॉरेन, ये लोग फॉरेन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, बेटा हम लोग तुम हमारे जवाई लगते हैं, कसाब को कितना रखा संभाल के अपन ने, है ना? SEZ है, भारत से पैसे लेन देन करता, बोले तेरे को नहीं देखना टर्नओवर बनओवर, तेरे को कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल, लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड। हाँ, अगर मानो कोई कंपनी का जो टोटल टोटल रेवेन्यू है ना, उसका 75% या उससे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है। बाबा तू बाहर से, बाहर वाले का इंटरेस्ट है तेरे में, हम तेरे को छेड़ेंगे, और लास्ट में तेरा काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, मतलब तू क्या जनरेट करता है? एनर्जी, लेकिन किसके लिए? खुद के लिए, दूसरों के लिए?
बेटा खुद के लिए करेगा कैप्टिव कंजम्पशन तो तेरे को कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल, दूसरों के लिए करेगा तो एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? होल चैप्टर डन एंड एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक इसके बाद में तुमको कोई लेक्चर देखना भी पड़ेगा, इसी लेक्चर को देख लेना बार बार, दैट्स इट, गेम ओवर। थैंक यू सो मच। बस 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 झालं का? हाँ चलो, थैंक यू सो मच गाइज। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो।